नाज़रीन इकराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग आज 19वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है। ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनाई के बाद एक और शहादत हुई है और यह शहादत भी बहुत बड़ी हुई है। ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अली लारेजानी, उनको इसराइल की जानब से हिट किया गया है और इस वक्त कन्फर्म इतलात आ चुकी हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। वो किस जगह के ऊपर मौजूद थे और इसराइल ने जो सोच कर उनको शहीद किया, क्या इसराइल अपने उस मकसद के अंदर कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अमेरिका जिस तरीके से ये सारी चीजें लेकर चल रहा है, क्या अमेरिका जीतेगा या हारेगा? और अली लारेजानी की शहादत के बाद उनका अगला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होगा? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आपको यह भी बता दूं कि हर गुजरते दिन के साथ ईरान ये जंग जीत रहा है और अमेरिका और इसराइल दोनों ये जंग हार रहे हैं। अमेरिका के अंदर तो वाज़ह तौर पर अब इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। वहां के लोगों ने जो सिस्टम का निज़ाम का हिस्सा है, उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो छलांग लगाई है, जाकर कूद गए लड़ाई के अंदर, ये हमें काबिल कबूल नहीं है, अमेरिकी अवाम को काबिल कबूल नहीं है। और जो बड़ी कुर्सियों के ऊपर अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, उनके इस्तीफे आना शुरू हो गए। कनाडा के एक साफी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये सोच रही है कि या तो अमेरिका इस जंग से विड्रॉ करे, बाहर निकले, और या फिर हम इस्तीफे देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के सामने इस वक्त सिर्फ ईरान अकेला नहीं खड़ा। ईरान तो लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमान मुल्क है जो, वो तो खैर सत्तू पी के सोए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, जो यूरोपियन मुल्क हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कह दिया ट्रंप को कि हम इस जंग में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब अमेरिका की जानब से एक समझ लें कि खत निकाला गया है उनके एलाइज के नाम, जो जो मुल्क उनके साथ काम करते हैं या जो जो मुल्क उनके साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है उन मुल्कों से, और उन मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का नाम भी आता है। अब वो डिमांड क्या है, उस डिमांड के ऊपर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता, पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन जवाब क्या होगा, ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारेजानी। मैं हमेशा लाइव्स के अंदर उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आती थी, जो बयानात आते थे, जो ट्वीट्स उनके आते थे, वो मैं आपको बताया करता था, क्योंकि ये ईरान की अहम तरीन शख्सियत है। आज से 18 दिन कबल जो शहादत हुई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की, वो यकीनी तौर पर ईरानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि उनका रहनुमा, जो पिछली कई दहाइयों से उनकी रहनुमाई कर रहा था, ईरानी कौम को लीड कर रहा था, वो शहीद हो गया। उसके बाद अली लारेजानी ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने ईरान के अंदर जो आप कह लें कि सिक्योरिटी का सेटअप है, पासदारान इनकलाब का जो सेटअप है, वो इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ खड़ा किया हुआ था। और इनसे कबल एक शख्सियत है जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, जिनको बड़ी देर पहले शहीद कर दिया गया था, जिनका नाम था जनरल कासम सुलेमानी। उनके नाम से ईरान ने बाकायदा तौर पर एक मिसाइल भी बनाया हुआ, ठीक है जी, हज कासम मिसाइल उसका नाम है, और आज ईरान ने वो मिसाइल बाकायदा तौर पर चलाया भी है। अब सवाल यह बनता है कि अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान के अंदर अगला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होगा, और क्या अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान को कोई ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि ईरान उससे रिकवर नहीं कर सकेगा? तो इस चीज का जवाब आप सबसे पहले सुन लें। देखें, ईरान को आज से कोई महीना, 2 महीने या 3 महीने पहले नहीं, ईरान को आज से कई दहाइयां पहले पता था कि एक ना एक दिन ईरान के ऊपर ग्रेटर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमला होना है और अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान को तो यह भी लगता था कि शायद यूरोपियन ममालिक भी सारे साथ मिल जाएंगे, मुसलमान मुल्क भी सारे साथ मिल जाएंगे और सारी दुनिया टूट पड़ेगी हमारे ऊपर। ईरान ने इस एस्पेक्ट से अपनी तैयारी की हुई थी। उनकी तैयारी इस हैसियत से कि भाई अगर ये सारे भी हमारे सामने आ गए ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इनके सामने सरेंडर करें, हम इनके साथ किसी किस्म का कोई मुक मुकाव करें, कोई इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें या इनकी हम गुलामी कबूल करें, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे अहम तरीन चीज, जिस वक्त आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई थी, उस शहादत के बाद पूरी की पूरी ईरानी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी। वो बहुत बड़ा नुकसान था ईरानी कौम के लिए। लेकिन ईरानी कौम के रहनुमा ने, आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत देकर इस बात को साबित किया कि फर्क नहीं पड़ता कि आयतुल्लाह खामनाई तुम्हारे अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद, तुम्हारे अंदर जो मौजूद चीज होनी चाहिए वो जज्बा शहादत है। वो चीज ये है कि तुमने कभी किसी के आगे झुकना नहीं है, कभी किसी यजीद की बैत नहीं करनी, कभी किसी की गुलामी नहीं करनी, कभी अपनी आजादी का सौदा नहीं करना, और कभी भी उन प्रिंसिपल्स को पसे पर्दा नहीं डालना जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर इस्लाम की 1400 साल तारीख खड़ी है, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन असूलों के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ अपनी शहादत दी बल्कि अपने पूरे कुंबे को शहीद करवा दिया, लेकिन यजीद की बैत नहीं की। उस वक्त तो लोगों को वक्ती तौर पर लग गया, यजीद को भी लग गया कि जी मैं जीत गया हूं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, दस्तबस्ता मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुद भी यह तारीख पढ़ें और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को भी यह तारीख पढ़ाएं कि जिस वक्त इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत दी थी, उसके बाद फिर जो यजीद का बेटा तख्त के ऊपर बैठा था,
यजीद के मरने के बाद उस यजीद के उसके बेटे ने क्या किया था, उसने अपने बाप के हवाले से क्या कहा था और क्यों उसने तख्त छोड़ा था। और वो सारे के सारे लोग जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के अंदर मुलव्वस थे, जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, उनके साथ हुआ क्या था, ये जरूर आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अब जरा आगे आ जाए। ईरान के ये जो अहम तरीन रहनुमा है अली लारजानी, ये जब शहीद हो गए तो इनकी शहादत के बाद इनके एक्स अकाउंट के ऊपर 4 लाइनें लिखी गई। गौर से उन लाइनों को जरा आप सुनिएगा। पहली लाइन ये लिखी गई, ए अजीम और बावकार कौम ईरान। फिर लिखा, ए मुस्लिम कौमों और दुनिया के आजाद लोगों। मुस्लिम कौमों और दुनिया के आजाद लोगों, मुसलमान हुक्मरानों का जिक्र नहीं है यहां पे। फिर लिखा, खुदा का एक बंदा अपने रब से जा मिला। और फिर लिखा, यकीनन अल्लाह का एक बंदा शहीद होकर अपने रब के पास पहुंच गया। ये तो जो मोमिनीन होते हैं, जो ईमान वाला है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, उसकी तो ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे कि मुझे शहादत की मौत आए। और शहादत की मौत का आपको पता है ना, अल्लाह फरमाता है कि इन शहीदों को मुर्दा मत जानो, ये जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि तुम इस बात का इदराक ही नहीं है। दुनिया के अंदर जो हम चले फिरते हैं ना, हमें यह पता भी नहीं है कि वो शहीद किस तरीके से जिंदा है। अल्लाह उनको एक खसूसी जिंदगी अनायत करता है। और अली लारजानी इन्होंने एक जुमला कहा जो पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर इनके ऊपर एक सवाल है, खसूसी तौर पर जो मुस्लिम हुक्मरान है इनके ऊपर एक सवाल है। उन्होंने कहा था कि तमाम मुसलमान ममालिक में से किसी एक ने भी हमारा साथ नहीं दिया, कोई एक भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी एक को तो खड़ा होना चाहिए था, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और इसी तरीके से आपको याद होगा शहीद याह्या संवार, उन्होंने भी कहा था कि गजा बहुत से मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब कर देगा, और वाकई बेनकाब कर दिए, बड़े बड़े मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब कर दिए। अब आप देख लेना कि इसराइल के साथ मिलकर किसने हमला किया ईरान के ऊपर, गजा के अंदर सब कुछ किसने किया, किसका असला इस्तेमाल हुआ, अमेरिका का और इसराइल का, इन दोनों ने किया। लेकिन हम जाकर बैठे हुए हैं उनके बोर्ड ऑफ पीस में, हम जाकर कर रहे हैं उनकी पपियां जफियां, हम जाकर कह रहे हैं जी आपसे बेहतर तो कोई लीडर है ही नहीं। हम दुनिया के सामने भी उसकी तारीफें कर रहे हैं और बैक स्टेज पे भी उसके कान के अंदर उसकी तारीफें कर रहे हैं कि भाई तेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं। अंदाजा लगा लें हमारी ये हालत है। अली लारजानी ने एक और बड़ी अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा मुसलमान ममालिक से यह सवाल है कि आप लोग किस तरफ हैं, किसके साथ आप लोग खड़े हैं। क्या आप लोग अपने मुसलमान भाई ईरान के साथ खड़े हैं या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधकर खामोश खड़ा रहेगा, ईरान रजिस्ट करेगा और ईरान रजिस्ट कर रहा है। ये ईरान के सिक्योरिटी चीफ जो अब शहादत के रुतबे के ऊपर फायज हो गए हैं, अली लारजानी, ये उनके बयानात हैं। और जैसे ही ईरानी कौम को पता चला कि वो शहीद हो गए हैं, ईरानी कौम बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली सड़कों के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ईरानी कौम निकली थी आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के ऊपर, अब भी निकली है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर जो लोग बाहर निकले थे, उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी AI के लोग हैं, ये रियल लोग नहीं हैं। तो अब लोग बाकायदा तौर पर कहते हैं कि भाई हम AI नहीं है, हम रियल, जब ये अब दोबारा लोग निकले हैं। अब जरा आगे आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। इसराइल और अमेरिका को यह लगता है कि ये ईरान की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो अहम तरीन शख्सियात हैं, इनको ये हिट कर रहे हैं तो इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया, उसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अगली जो लीडरशिप होगी वो होगी जो मेरी मर्जी के मुताबिक बनेगी। और ईरान के अंदर क्या हुआ, ईरान के अंदर मुज्तबा हसन खामनाई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। वो वालिद आयतुल्लाह खामनाई से भी ज्यादा हार्ड लाइनर है, यानी कि एक बुजुर्ग गया और दूसरा नौजवान आ गया जो पहले से ज्यादा सख्त है और बदले की आग के अंदर है। अभी अली लारजानी गए हैं, अभी तौर पर अगला सिक्योरिटी चीफ हो सकता है, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा जी इसके बाद जो बंदा आएगा वो और भी ज्यादा सख्त होगा। और अली लारजानी के बारे में यह कहा जाता है कि ये नेगोशिएशन के बड़े माहिर थे, बातचीत के बड़े माहिर थे। तो से हटा दिया गया, शहीद कर दिया गया जो निगोशिएट कर सकता था। और यह भी बातें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर इसराइल ने प्लानिंग करके इनको शहीद किया है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि यह जंग रुके। इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे और इसराइल इस जंग से अपने मकासद हासिल करे। ठीक है, इस वजह से वो सारे के सारे लोगों को जो है वो निशाना बना रहे। आगे आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ईरानी फौज के जो तर्जुमान है उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि लारजानी की शहादत के बाद अब हम जो है, पहले भी आपको याद होगा कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद सोचा तो यह गया था कि शायद ईरानी कौम सरेंडर कर दे, शायद ईरानी कौम हथियार डाल दे। लेकिन 18 दिनों बाद शहादत, 18 दिन बाद भी ईरान अपनी जगह पे खड़ा है, ईरान झुका नहीं है। और इन 18 दिनों में हर दिन जिस दिन ईरान को झुकाने की कोशिश की गई और ईरान झुका नहीं, हर दिन ईरान की फतह है और हर दिन अमेरिका और इसराइल की शिकस्त है। क्योंकि इनको ये लगता था कि ईरान हमारे सामने टिक नहीं सकेगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से टिका है वो इनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं था। अब जरा आगे आ जाए जी, अगला शख्स कौन होगा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह। जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है सईद जलीली।
सईद जलीली साहब जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी सरबराह होंगे ईरान के अगले, और इतलात हैं कि इनका नाम ईरान की कुव्वत की इलामत है, ईरान की कमजोरी की इलामत नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अहम तरीन शख्सियात को ईरान के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, और होना तो यह चाहिए कि ओआईसी का वज़ीर खारजा फौरी तौर पर बयान जारी करें और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल से सवाल पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता लड़ाई के अंदर कि आप अहम तरीन शख्सियात को निशाना बना दें। सिर्फ एक वजीर खारजा का अभी तक बयान आया, तुर्की के वजीर खारजा का, हाकान फिदान का। उन्होंने कहा कि ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करना बंद करें, यह आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, इसके संगीन नतायज होंगे, इस सिलसिले को रोका जाए। अभी तक इतलात के मुताबिक सिर्फ जो तुर्की के वजीर खारजा हैं उनका यह बयान सामने आया। अब आगे आ जाए जरा, एक और चीज मैं आपके सामने रख दूं। इतलात हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अब मुज्तबा हसन खामनाई, उनके सामने तजवीज रखी गई कि हम जो है वो मतलब बाहर के ममालिक से तजवीज दी गई कि जंग बंदी की जाए। उन्होंने आगे से कहा जी 2 सालस ममालिक थे जिन्होंने दरमियान में पढ़कर यह करने की कोशिश की कि आप ये जंग बंदी खराब हो रहे हैं, आपने हुर्मस वाला मामला बड़ा खराब हो रहा है। उन्होंने आगे से पता क्या उन्होंने कहा कि जब तक हमारी शराइत नहीं मानेंगे तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और उन्होंने अपने जो उनके नीचे जो सारी, उन्होंने उनको यह पैगाम दिया कि हमले और तेज करो और तेजी के साथ लड़ाई करो, पीछे किसी भी सूरत नहीं हटना। और अली लारजानी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि उनको किस जगह के ऊपर हिट किया गया, वो अपनी बेटी के घर में मौजूद थे, वहां पर उनकी जहां उनकी बेटी रहती है वहां पर वो मौजूद थे। वो खुद, उनके नायब और उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड इस हमले के अंदर शहीद हुए। ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी जब ईरान की क़यादत को पता है कि वो हिट लिस्ट के ऊपर है तो ईरान की क़यादत जो है वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं करती, ईरान की क़यादत महफूज बंकरों के अंदर क्यों नहीं जाती, ईरान की क़यादत जो है वो छुप क्यों नहीं जाती। वो ईरान की क़यादत है भाई, ईरान की क़यादत है, अमेरिका की क़यादत नहीं है, इसराइल की क़यादत नहीं है कि भाग के बंकरों के अंदर छुप जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हर वो बंदा जिस अल्लाह ने ये राज खोल दिया, जिसके दिल पर अल्लाह ने यह चीज वारद कर दी कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान का है। और मेरा ख्याल है कि हदीस शरीफ में आया है या किसी मुहक्किक ने फरमाया कि अगर आपका घोड़ा है और उस घोड़े को आपने किसी जगह पर खड़ा करना है तो घोड़े की जो लगाम होती है उसको आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि अल्लाह वारस, उसको आपने कहीं ना, ये दुनिया जो है असबाब की दुनिया, तो आपने असबाब भी क्रिएट करना है, इसमें किसी किस्म की कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ईरानी कौम के जो लीडरान हैं वो पहले दिन से ही खुलेआम घूम रहे हैं। जो ईरान के आयतुल्लाह खामनाई वो अपने सरकारी कंपाउंड के अंदर रहते थे, ईरान की बाकी सारी की सारी लीडरशिप है वो अपने आम घरों के अंदर रहती है, वो महफूज बंकरों के अंदर नहीं रहते। वजह क्या है? वजह यह है कि वो शहादत के जज्बे से सरशार है। उनको पता है कि भाई हमने किससे पंगा लिया है और हमारा क्या अंजाम हो सकता है, हमें रास्ते से हटाया जा सकता है। उन्होंने अपनी शहादत के लिए भी वो तैयार है और उन्होंने नीचे अपनी रिप्लेसमेंट भी तैयार की हुई है। 10-10 लेयर्स उन्होंने तैयार की हुई है कि भाई अगर मैं जाता हूं तो ये आएगा, ये जाता तो ये आएगा, ये जाता तो ये आएगा, ये जाता तो ये आएगा। तो इस तरीके से लीडरशिप है, उन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें जो है वो रेडी की हुई हैं, आने वाले चंद दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर मिल जाएगा। इसराइल के एक वजीर खारजा है जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज के अंदर अपनी एक तरह से शिकस्त को तस्लीम किया कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है वो ईरानी अवाम के बगैर किसी भी सूरत नहीं आ सकती। जब तक ईरानी अवाम रजीम चेंज करने के लिए बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं हो सकती। यह शिकस्त का बहुत बड़ा एतराफ है, क्योंकि इनको लगता था कि ये ईरान की लीडरशिप को जो है वो निशाना बनाएंगे तो ईरान के अंदर अवाम बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर ईरान की अवाम जो है वो इनकलाब बर्पा कर देगी। नाज़रीन किराम, मजीद कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, गौर से ज़रा सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त बाकायदा तौर पर फंस चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना जाऊं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि जैसे ही मैं ये लड़ाई शुरू करूंगा तो यूरोप सारे का सारा मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और बाकी जो मेरे इत्तेहादी हैं वो भी सारे के सारे मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जरा सुनिएगा, यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर पर अब एक एलामिया जारी कर दिया। पहले तो यूरोपीय ममालिक थे ना, स्पेन का बयान आ गया, फ्रांस का बयान आ गया, इधर उधर से बयान, अब यूरोपीय के ममालिक शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी कर दिया। उन्होंने, जो उनके वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने इजलास के बाद यह फैसला किया है कि आबना हुर्मुज़ में किसी भी सूरत हिस्सा नहीं लेगी। और फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फ्रांस के एक जनरल है, उनके एक जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा होते हैं तो इसका यह मतलब है कि हम उस पार्टी की टिकटें खरीद लें जो टाइटैनिक के ऊपर होनी है, और वो पार्टी टाइटैनिक जो है टकरा गया जाके समंदर के अंदर, और हमें भी पता भी चल गया कि टकरा गया, और फिर भी हम उस पार्टी की टिकटें खरीद लें। उन्होंने ये मिसाल देकर समझाया कि इस तबाही के अंदर हमें जाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और एक स्टेटमेंट जो है वो इराक के वज़ीर आज़म ने भी दी है, और मेरा ख्याल है कि
बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट उन्होंने दी है और चलें थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा उन्होंने किया। उनसे पूछा गया कि आपने बगदाद के अंदर आना है, उसके ऊपर जो ईरान हमला करता है उसका जवाब आप क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा जी बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो सफारत खाना होता है वो उस मुल्क की सरजमीन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इराक के अंदर अमरीकी सफारत खाना है तो वो अमरीकी सफारत खाना अमरीका की सरजमीन है। यूएई के अंदर अमरीकी कौंसलेट है तो जिस जगह पर वो अमरीकी कौंसलेट है वो अमरीका की सरजमीन है। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर वो अमरीकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा जी अगर अमरीकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला होता है तो इराक जो है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरान के ऊपर हमला तो तब हो जब ईरान इराक के ऊपर हमला करे। ईरान हमले कर रहा है अमरीका के ऊपर, अमरीका के ठिकाने के ऊपर, चाहे वो यूएई के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, इधर जहां कहीं भी है वो उनके ठिकानों के ऊपर हमला कर रहा है, वो हमारे ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा। आगे आ जाए जी। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ने में बड़े माहिर हैं। अब उन्होंने एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की है। उन्होंने कहा जी जो साबिक सदर है हमारे, मुझे कहा कि काश हम वो सदर होते जो आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करते। ठीक है जी, कि काश हम वो सदर होते। तो इसके बाद जो है वो NBC एक मीडिया आउटलेट है, आलमी मीडिया है, उन्होंने जॉर्ज बुश से उनके लोगों से रब्ता किया, बिल क्लिंटन के लोगों से रब्ता किया, ओबामा के लोगों से रब्ता किया और जो बाइडन के लोगों से भी रब्ता किया। तो कहते हैं जी हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि किसी सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को यह बात नहीं कही, किसी सदर ने भी। और इस वक्त तो दुनिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि नेतन्याहू का ये 40 साल पुराना प्लान था कि वो अमेरिका को इस तरीके से मिलाकर ईरान के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन कोई भी नेतन्याहू के सामने बेवकूफ नहीं बना। ओबामा ने तो बाकायदा तौर पर शटअप कॉल दी थी कि नहीं ईरान के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आया है और इसने नेतन्याहू की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। इसने बहुत बड़ी गलती की है। अब जरा आगे आ जाए। अमेरिका से बाकायदा तौर पर इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो एक अहम तरीन रुकन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है जोई केंट। उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देकर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान में जारी जंग की मैं हिमायत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसराइल और इसके ताकतवर लॉबी के दबाव पर जंग शुरू की। इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया था। ये डायरेक्टर हैं नेशनल टेररिज्म सेंटर के जोई केंट, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इस्तीफा दे दिया है। और कनाडा के एक सहाफ़ी हैं मार्क सप्लेंस्की, उन्होंने ये खबर दी है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर लिखा कि रिपोर्ट्स हैं कि और भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के अंदर जो ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप इस वॉर से बाहर नहीं निकलता तो फिर वो बाकायदा तौर पर इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। जो अमेरिकी फौजी हैं जो इस जंग के अंदर हलाक हो रहे हैं, उनके घर वाले बाकायदा तौर पर बाहर आ रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान की जंग में शामिल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा एक और खबर यह है कि इसराइल के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं गादी आइजक्वेट, उनको ईरान ने बाकायदा तौर पर निशाना बनाया है और वो जहां बाक हो गए हैं। ये इतलात है कि जहां पर उनको निशाना बनाया गया उनकी दोनों टांगे बाकायदा तौर पर गायब हैं। ईरान ने अब से थोड़ी देर कबल 60वीं लहर अपने मिसाइलों की जो है वो भेजी है और पहली बार ईरान ने 19वें दिन जो उन्होंने एक मिसाइल बनाया हुआ अपने शहीद जनरल के नाम से, जिनका नाम है हाजी कासम, ठीक है जी, हज कासम या हाजी कासम मिसाइल है, वो उन्होंने इसराइल के ऊपर फायर किया। अब आगे आ जाए जी। चाइना के हवाले से इंतहाई अहम खबर है। चाइना के एक अहम तरीन बंदे हैं जो मीडिया के ऊपर आकर बड़ी बातचीत करते हैं, उनसे एक खतून एंकर ने सवाल पूछा कि अगर चाइना की यही हालात वाकया चाइना के रहे जो चाइना की पोजीशन अब है, तो चाइना अमेरिकी मार्केट को खो देगा। तो आगे से उस बंदे ने जवाब दिया कि हमें इसकी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा जी 5000 साल से चाइना मौजूद है और एक तवील अरसा ऐसा था कि जब यूनाइटेड स्टेट था ही नहीं, वजूद ही नहीं था यूनाइटेड स्टेट का। हम तब भी कायम रहे हैं और हम अब भी कायम रहेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन कराम, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप टैप जरूर करें और रिएक्शन दें स्टूडियो के ऊपर, और जो कमेंट आप कर रहे हैं उसमें बराह करम अपना नाम, अपने शहर का नाम या जिस मुल्क से आप हमें देख रहे हैं उस मुल्क का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैंने आपको देनी है उसको जरा गौर से सुन लें। खबर है ये दुबई से खबर यह है कि वहां पर बाकायदा तौर पर डिस्काउंट्स की भरमार लग गई है। लोगों ने होटल्स के रूम लेना छोड़ दिए हैं, लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, इवन के लोगों ने मार्केटों के अंदर जाना भी इंतहाई कम कर दिया। वजह यह बनी है कि भाई डर और खौफ है हर वक्त ईरानी ड्रोन्स और ईरानी मिसाइल का कि अब आया और अब आया। और इस वक्त बाकायदा तौर पर लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि अगर आप दुबई में 1.5 मिलियन दरम इन्वेस्ट करें, 15 लाख दरम अगर आप इन्वेस्ट करें तो 2 गाड़ियां मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुबई की जानब से आपको फ्री मिलेंगी। और एक चीज़ मैं आपको यहां पर बताता चलूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यह जंग मजीद जारी रहती है और
इसी तरीके से इसराइल और अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर शख्सियात को, अहम तरीन शख्सियात को अगर निशाना बनाया जाता रहा तो याद रखिएगा कि फिर मामला जो है वो वहाँ चला जाएगा कि जहाँ से बाकायदा तौर पर ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इनके हाथ से बाकायदा तौर पर हर चीज़ जो है वो निकल जाएगी और इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि अब इनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आगे आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करके अपनी फौजी मदद में इजाफा कर रहा है, जिससे ईरान को मशरक़ वस्ता में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ज्यादा मौसर तरीके से निशाना बनाने में मदद मिल रही है। यह भी कहा गया जी मास्को यूक्रेन में अपने तजर्बे की बुनियाद पर ईरान को ड्रोन हिकमत अमली के बारे में भी मशवरे दे रहा है। इसके बदले में रशिया को तवील तनाज़ से फायदा हो रहा है, जिसमें तेल की कीमतों में इजाफा और मगरबी ममालिक की तवज्जो का यूक्रेन से हटना भी शामिल है। कि बाकायदा तौर पर जो रूस है वो फुल एंड फोर इसके अंदर शामिल। मजीद आगे आ जाए, एक खबर यह भी है कि एक सीनियर अमाराती अहदेदार की जानब से डोनाल्ड ट्रंप से मुंसलिक एक क्रिप्टो कंपनी में $500 मिलियन की सरमायाकारी के बावजूद खलीजी ममालिक को अमेरिका इसराइल हमले के बारे में कोई पेशगी इतला नहीं दी गई, जिससे गैर मसावी सलूक का एहसास मजीद मजबूत हुआ। क्योंकि यूएई जो है वो तो अब्राहम कोड का हिस्सा भी था और अब्राहम कोड का मतलब यह था कि कशीदगी कम करें, लेकिन यह कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और अमारात के अंदर ये बातें आ रही हैं कि भाई इसराइल को तो आयरन डोम मिल गया, इसराइल को तो पैट्रियट मिल गया, इसराइल की हिफाजत तो अमेरिका जाकर कर रहा है, लेकिन हमारे साथ अमेरिका ने क्या किया है, हमारे साथ अमेरिका जो है वो कौन सा सलूक कर रहा है। और अमेरिका के अंदर उनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अब ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं कि जितने अरब डॉलर ट्रंप ने इस जंग के अंदर लगा दिए हैं, इन अरबों डॉलर से हम अमेरिका के अंदर क्या कर सकते थे। ठीक है जी, उन्होंने एक उनके सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा जी 22.8 अरब डॉलर इस वक्त खर्च हो चुके हैं और इस रकम से 68 लाख बच्चों को जो है वो मेडिकेटेड उनको फराहम कर सकते थे, 26 लाख सरकारी घर बनाए जा सकते थे, 13 लाख बच्चों के लिए हेड स्टॉक प्रोग्राम चलाए जा सकते थे, 2,40,000 असातिज़ा भर्ती किए जा सकते थे और 10 लाख लोगों को $20,000 तक $20,000 का जो है वो तलीमी एजुकेशन के लिए कर्ज फराहम किया जा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जारयत खोल दी। ठीक है जी नाज़रीन किराम, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखता चलूं, पाकिस्तान के खतून सहाफी हैं आसमा शराजी, उन्होंने अली लारजानी का इंटरव्यू किया था ईरान के अंदर जाकर। वो इस वक्त जो वो इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ देखा जा रहा है, जिसमें अली लारजानी ने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हम एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं और वो जो भी लिखेंगे जहां चाहेंगे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, अगर इंडिया से जंग हुई थी तो हम जैसा पाकिस्तानी चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये अभी ये जब पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हुई थी उसके बाद आसमा शराजी ने जाकर उनका इंटरव्यू किया था, जिनको भी शहीद किया गया। तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो चाहे लिख दे और जब पाकिस्तान कहेगा हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। याद रहे कि पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो उम्मत मुसलमान के बच्चे पाकिस्तान की तरफ जरूर देखते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, और एटॉमिक पावर जिसके पास होती है दुनिया उससे डरती है। लेकिन उन बच्चों को, उन इस्लामी मालिक को ये नहीं पता कि हम हैं अमेरिका के एलाइज, हम उनके अमन बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, हम बाकायदा तौर पर ऐसे हैं कि जैसे उनके जो लेले हैं वो बने हुए हैं। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस वक्त बड़ी तादाद में हमारे साथ इस लाइव में मौजूद हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, चंद और खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मैं ज़रा आपको आपके सलाम का जवाब दे लूँ और गुजारिश करूँगा कि आप टैप ज़रूर करें। और मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, अगर किसी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। पिछली लाइव में तकरीबन 130-40 के करीब लोग थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हमारे जो भाई हैं अभी जो कमेंट कर रहे हैं, जो मैं अभी बस थोड़ी देर के लिए आपके साथ बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचानी है। ये हमारे भाई हैं जी, नानू नईम, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, रावलपिंडी से हैं। मिस्टर रिहाब हैं जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिहाब अब्बासी अबू धाबी से हैं जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम नानू नईम भाई। हनीफ रोंगाई साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जासिर साहब है जी लाहौर से, बहुत शुक्रिया। काजमी व्लॉग साहब आपका बहुत शुक्रिया। अलीज़ा शेख बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसके अलावा मोहम्मद बूटा साहब है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बूटा साहब है जी चक नंबर 528 GB से, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें।